नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग इस क्लासेस के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं सिंधु सभ्यता। तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सिंधु सभ्यता के अंतर्गत प्रमुख नगरों के अंतर्गत हम लोगों ने मुख्य नगरों का अध्ययन किया और इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं लोथल सभ्यता का। कौन सी सभ्यता का? लोथल सभ्यता का। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज का पॉइंट है लोथल सभ्यता। हेडिंग लगाओ लोथल सभ्यता। इस सभ्यता के अंतर्गत हम लोग लोथल कौन सी नदी के किनारे हैं, लोथल की खोज कब हुई, लोथल की खोज किसने की, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए और लोथल अपना सिंधु सभ्यता के अंतर्गत क्या महत्व रखता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो लोथल की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, लोथल की खोज कब हुई थी? 1954 में इसकी खोज हुई थी। और इसका जो उत्खनन कार्य है, उत्खनन कार्य यानी इसको कब उत्खनित किया गया या खोदा गया, जिसमें हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, इसका उत्खनन कार्य 1955-56 में किया गया। इसका जो उत्खनन कार्य करने वाला व्यक्ति था वो था S.R. राव। कौन था? S.R. राव था। S.R. राव के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया गया। और लोथल जो नदी थी वो नदी थी लोथल की भोगवा नदी। लोथल शहर है वो किस नदी के किनारे पनपा था, या लोथल सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पनपी थी? भोगवा नदी के किनारे पनपी थी। ये जो लोथल है ये कच्छ के अंतर्गत आता है। और कच्छ कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? गुजरात में। हम लोगों ने बात की थी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थान जो सिंधु सभ्यता में अपना रखता है वो रखता है क्षेत्रफल मोहनजोदड़ो। और हम लोगों ने दूसरी बात ये की थी कि सिंधु सभ्यता के भारत में सबसे ज़्यादा जो स्थान है वो किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? गुजरात के अंतर्गत आते हैं। कौन से राज्य के अंतर्गत आते हैं? गुजरात के अंतर्गत आते हैं। ये जो लोथल है, इस लोथल में सिंधु सभ्यता का बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि यह एक सामुद्रिक नगर था। क्या था? सामुद्रिक नगर था। इसका जो सामुद्रिक नगर होने के कारण यही था कि समुद्र से होने वाला जो व्यापार था वो अधिकतर लोथल से होते हुए होता था, क्योंकि ये बंदरगाही का भी नगर था। क्या था? एक लोथल सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल क्या था? सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो ये समुद्र व्यापार की दृष्टि से, या हम कह सकते हैं समुद्री व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर था। महत्वपूर्ण नगर था। ठीक है, यानी समुद्री व्यापार की दृष्टि से लोथल महत्वपूर्ण नगर था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? ये महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिसका अधिकतर व्यापार लोथल से होते हुए होता था। ठीक है, उसके बाद में लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है।
ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कौन सा बंदरगाह कहलाता है? लोथल बंदरगाह कहलाता है। वैसे वर्तमान में भारत का मैनचेस्टर कौन सा क्षेत्र कहलाता है? अहमदाबाद गुजरात कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी जब इसका उत्खनन कार्य किया गया तो कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से मणके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। वैसे हम इसके साक्ष्यों की बात करें, साक्ष्य या हम कहें प्रमाण, तो प्रमाण यहाँ से कौन कौन से हुए हैं? मणके बनाने के कारखाने। ठीक है, मणके बनाने के कारखाने। मणके बनाने के कारखाने हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मणके बनाने के कारखाने हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। वैसे हम बात करें कि मणके बनाने के कारखानों के अंतर्गत एक नगर की पीछे हम लोगों ने चर्चा भी की थी। कौन से नगर की चर्चा की थी वो तो आपको ध्यान में होगा, अगर पीछे के वीडियो आपने पूरे देखे हैं तो जरूर आपको याद होगा, क्योंकि हम लोगों ने चहुंदड़ो सभ्यता का अध्ययन किया था। कौन सी सभ्यता का? चहुंदड़ो सभ्यता का अध्ययन किया था। और चहुंदड़ो में भी हम लोगों ने एक चर्चा करके आए थे एक नगर की, वो नगर था चहुंदड़ो। चहुंदड़ो में भी कौन से कारखाने प्राप्त हुए थे? मणके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए थे। वहाँ पर हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि चहुंदड़ो और लोथल से कौन से कारखानों की खोज हुई थी? मणके बनाने के कारखानों की खोज हुई थी। उसके बाद में बात करते हैं चावल के अवशेष। चावल के अवशेष। अब बात करते हैं चावल के अवशेषों के अंतर्गत, तो ध्यान रखना काफ़ी बार यहाँ से ये पॉइंट उठाया गया है कंपटीशनों में, और आगे भी हम आशा करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं लोथल से, तो ये महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट है। तो ध्यान रखना चावल के अवशेष हमें सिंधु सभ्यता के किसी नगरों से हमें प्राप्त होते हैं। तो कौन से नगरों से प्राप्त होते हैं? चावल के अवशेष लोथल से प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन चावल के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? सबसे प्राचीन चावल के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कोल्डी हवा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? कोल्डी हवा यानी सबसे प्राचीन चावल के अवशेष। ठीक है, सबसे प्राचीन हमें चावल के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोल्डी हवा से हमें प्राप्त होते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कपास की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण, यानी कपास की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से होते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, मेहरगढ़ को भैंस संस्कृति भी कहा जाता है। कौन सी संस्कृति कहा जाता है? भैंस संस्कृति। ठीक है, क्योंकि भैंस के सबसे पहले प्रमाण है वो अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं? भैंस के सबसे पहले प्रमाण है वो अपने को मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। इसी कारण इस संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? भैंस संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भैंस संस्कृति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बाजरे के अवशेष। किसके अवशेष? बाजरे के अवशेष। बाजरे की कृषि के अवशेष हम कह सकते हैं, या बाजरे के अवशेष। बाजरे के अवशेष भी hमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? बाजरे के अवशेष भी हमें लोथल से ही प्राप्त होते हैं। घोड़े की मृण मूर्तियां। घोड़े की मृण मूर्तियां। ठीक है, यानी घोड़े की मृण मूर्तियां, यानी घोड़े की छोटी छोटी मूर्तियां अपने को कहाँ से प्राप्त होती है? लोथल से प्राप्त होती है। वैसे हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो घोड़े से क्या थे? अनभिज्ञ थे। घोड़े से क्या थे? अनभिज्ञ थे। लेकिन हम एक आगे जाके एक सभ्यता पढ़ेंगे, सुरकोटड़ा। कौन सी सभ्यता? सुरकोटड़ा, जो गुजरात के अंतर्गत ही है। वहाँ पर घोड़े के प्रमाण है या साक्ष्य है वो हमें प्राप्त होते हैं।
घोड़े के सिंधु सभ्यता का पहला ऐसा नगर है सुरगोटड़ा जहाँ से किसके अवशेष प्राप्त होते हैं, घोड़े के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, याद रखना। और घोड़े की मृण मूर्ति या घोड़े की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं वो अपने को कहाँ से प्राप्त होती है, लोथल से प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में हाथी दांत के पैमाने, हाथी दांत का पैमाना या पैमाने, ठीक है, हाथी दांत का जो माप था या पैमाना था, ठीक है, हाथी दांत का जो माप था या पैमाना था वो अपने को कहाँ से प्राप्त होता है, लोथल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और ध्यान में देना कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे, उनकी पर्सनल एक माप तोल की इकाई थी। क्या थी, एक माप तोल की इकाई थी, और उनकी इकाई का जो माप तोल था वो 16 के गुणज में था। किसके गुणज में था, 16 के गुणज में था। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आधुनिक शतरंज, आधुनिक शतरंज, आधुनिक शतरंज के जो अपने को प्रमाण मिलते हैं, आधुनिक शतरंज के जो प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, लोथल से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, लोथल से प्राप्त होते हैं। अग्निकुंड, अग्निकुंड या हम बात करें हवन कुंड, अग्निकुंड या हवन कुंड अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं, अग्निकुंड या हवन कुंड अपने को लोथल से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता में भी मिलते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य है वो किसमें मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता में भी मिलते हैं, और अग्निकुंड के साक्ष्य है वो लोथल सभ्यता में भी मिलते हैं। लेकिन या जो कालीबंगा के अग्निकुंड है उनकी संख्या बताई गई है, वो कुल कितनी बताई गई है, 7 बताई गई है। कितनी बताई गई है, 7 बताई गई है, याद रखना बराबर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कोण मापने के उपकरण। कोण मापने के उपकरण, कोण मापने के जो उपकरण हैं वो अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं, लोथल से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देना, क्या पता किसी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोथल से प्राप्त कोण मापने के जो उपकरण है वो निम्न में से नहीं थे या नहीं है, तो यहाँ से जो प्राप्त हुए थे वो लगभग एक तो 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री के कोण मापने का उपकरण मिल रहा है, उसके बाद में 90 डिग्री का, और उसके बाद में 180 डिग्री का। ठीक है, 45, 90 और 80 डिग्री के जो कोण मापने के उपकरण है वो 180 डिग्री के जो कोण मापने के उपकरण है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, अपने को लोथल से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट प्राप्त होते हैं। आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं, लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इस पॉइंट पर, कोई हार्ड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने अध्ययन आज की क्लास में शुरू किया था, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हम लोग पढ़ रहे हैं, और उन नगरों के अंतर्गत आज की जो सभ्यता है वो है लोथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, लोथल सभ्यता। लोथल जो स्थान है जो कहाँ पड़ता है, कच्छ के अंतर्गत आता है, और कच्छ किसके अंतर्गत आता है, गुजरात के अंतर्गत आता है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1954 में हुई थी। इसका जो उत्खनन कार्य 1955-56 में SR राव के द्वारा करवाया गया था। ये भोगवा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है। ये प्रमुख समुद्री व्यापार का बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था सिंधु सभ्यता के काल का। ठीक है, और ये एक बंदरगाह एक नगर था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहलाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कौन सा था, लोथल था। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की बात की, तो मणके बनाने के कारखाने। अब मणके बनाने के कारखानों के अंतर्गत यानी छोटे छोटे जो अपनी भाषा में मालाओं में पिरोए जाने वाले जो मणके थे उनके कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ऐसे ही कारखाने अपने को कहाँ से प्राप्त हुए थे, लोथल से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे, लोथल से प्राप्त हुए थे। उसके बाद में बात करते हैं
कि यहाँ से चावल के अवशेष मिलते हैं। किसके अवशेष मिलते हैं? चावल के अवशेष या धान के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, चावल या धान के अवशेष मिलते हैं। सबसे प्राचीन चावल के अवशेष अपने को कोल्डी हवा से मिले हैं। कपास के सबसे प्राचीन अवशेष है वो अपने को कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने बात की बाजरे के अवशेष या बाजरे की कृषि के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। घोड़े की मृण मूर्तियाँ अपने को कहाँ से प्राप्त होती हैं? लोथल से प्राप्त होती हैं। ठीक है, घोड़े की मृण मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती है? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना भी कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से। आधुनिक शतरंज, यानी शतरंज खेल में जो आधुनिक वर्तमान में जो खेल खेला जाता है, इस प्रकार के शतरंज की जो चौकोर आय होता है, गेम के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अग्निकुंड या हवन कुंड, अग्निकुंड यहाँ से मिला है। ऐसे ही कालीबंगा से भी अपने को अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। कोण मापने में 45, 90 और 180 डिग्री के उपकरण अपने को यहाँ से प्राप्त होते हैं। आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सभ्यता का अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सभ्यता है आलमगीरपुर। ठीक है, कौन सी सभ्यता है? आलमगीरपुर, जो मेरठ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मेरठ में पड़ती है। और मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये जो स्थान है ये सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थान है। कौन सा स्थान है ये? सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थान है। इसकी जो खोज हुई थी वो 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसके जो खोजकर्ता थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे, यानी वाई डी शर्मा थे। इसकी जो नदी है वो है हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन नदी है। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। हिंडन नदी के किनारे पनपा था ये शहर आलमगीरपुर, और हिंडन के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। हिंडन जो नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है ये। ठीक है, हिंडन नदी है वो किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य है, यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य है वो है मृद भांडों पर मोर के चित्र। मृद भांडों पर मोर के चित्र, यानी जो मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े मृद भांड थे, मटके थे, उन पर किसके चित्र है? मोर के चित्र है। गिलहरी की चित्रकारी यहाँ की प्रसिद्ध थी। गिलहरी की चित्रकारी, गिलहरी की चित्रकारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध थी? आलमगीरपुर की, यानी पूर्व के साथ मैंने पूर्व को जोड़ के बताया था। पूर्व यानी आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का अंतिम पूर्वी स्थल। ठीक है, तांबे के टूटे हुए फलक मिले यहाँ से। तांबे के टूटे हुए फलक, तांबे के टूटे हुए फलक मिले, और नांद पर कपड़े की छाप है। नांद पर कपड़े की छाप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर विशेषतः अपने को ध्यान यही रखना है कि हम लोग जब सिंधु सभ्यता का विस्तार पढ़ते हैं भारत के अंतर्गत, तो ये एक स्थान की चर्चा होती है आलमगीरपुर की, और ये सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल है, सिंधु सभ्यता का अंतिम पूर्वी स्थल है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से नदियों के क्वेश्चन मैंने कई कंपटीशनों में देखे हैं।
तो नदियों के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पूर्वी स्थल है वो सिंधु सभ्यता के किस नदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल है वो किस नदी के अंतर्गत आता है, तो कौन सी नदी के अंतर्गत आता है, हिंडन नदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ से जो मुख्यतः मृद भांडों पर मोर के चित्र मिले हैं, मोर के चित्र है, गिलहरी की चित्रकारियाँ हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ से उपकरण वगैरह मिले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सभ्यता। नेक्स्ट सभ्यता है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा है जो कहाँ पड़ता है, कच्छ भुज में पड़ता है, कच्छ भुज क्षेत्र। कच्छ भुज की बात करते हैं तो कौन सा स्टेट हो जाता है, गुजरात। कौन सा स्टेट है, गुजरात के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, गुजरात के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी खोज 1964 में हुई थी। खोज कब हुई थी, खोज 1964 में, और किसके द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा। ठीक है, इसका जो उत्खनन कार्य है, इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में हुआ था, और किसके द्वारा करवाया गया था, जगपति जोशी के द्वारा ही करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, जगपति जोशी के द्वारा ही करवाया गया था। और यहाँ से मुख्य साक्ष्य की बात करते हैं, वो ये मिलता है कि घोड़े की हड्डियों के अवशेष, घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। किसके अवशेष प्राप्त होते हैं, घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तराजू का पलड़ा यहाँ से मिला है, तराजू का पलड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है, क्योंकि कंपटीशन में काफ़ी बार ऐसा पूछा गया है कि सिंधु, वैसे हम बात करें साधारण तरीके से कि सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो घोड़े से क्या थे, अनभिज्ञ थे। उनको कोई घोड़े का नॉलेज नहीं था, लेकिन घोड़े की जो हड्डियों के जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, सुरकोटड़ा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, सुरकोटड़ा से। तो ध्यान देना, सुरकोटड़ा है वो कच्छ भुज गुजरात के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, कच्छ भुज गुजरात के अंतर्गत आता है। और इसकी खोज अब 1964 में हुई थी। कब हुई थी, 1964 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1972 में हुआ था, और उत्खनन कार्य भी किसने करवाया था, जगपति जोशी ने करवाया था। इसके जो साक्ष्य है घोड़े की हड्डियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और तराजू का पलड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है, तराजू का पलड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बनवाड़ी सभ्यता की। बनवाड़ी सभ्यता, बनवाड़ी सभ्यता ये जो स्थान है वो हिसार हरियाणा के अंतर्गत है। हिसार हरियाणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, हिसार हरियाणा के अंतर्गत आता है। इसकी खोज 1973-74 में हुई थी। बनवाड़ी सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1973-74 में। 1973-74 में हुई थी। खोज करने वाला जो व्यक्ति था वो R.S. विस्ट था। खोज किसने की थी, R.S. विस्ट ने की थी। इसकी जो नदी है वो है सरस्वती। सरस्वती हम कह सकते हैं घग्गर। अब ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना,
अपनी जो कालीबंगा सभ्यता है राजस्थान के अंतर्गत, वो भी कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। अब ध्यान रखना, ये भी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु काल में, ऐसी कौन सी नदी है जो सिंधु घाटी सभ्यता काल में या सिंधु काल में सिंधु नदी के पैरेलल बहती थी या एक समांतर बहती थी? तो समांतर बहने वाली ये नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। और सरस्वती नदी है वो धीरे धीरे क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है। और वर्तमान में उसी सरस्वती की जगह कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। ठीक है। और जैसे ही हम नेक्स्ट की सभ्यता में अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता, यानी जो अपनी अगली जो मुख्य पॉइंट रहेगा वो वैदिक काल रहेगा। और वैदिक काल के अंतर्गत बात करेंगे तो वैदिक काल में भी हम बात करेंगे सरस्वती नदी की, क्योंकि हमारा जो प्राचीन वेद है ऋग्वेद है वो कौन सी नदी के किनारे लिखा गया था या नदी क्षेत्र में लिखा गया था? तो ऋग्वेद है वो अपना लिखा गया था सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया था। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे लिखा गया था? सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया था। वहीं पर भी एक बात रहेगी कि जब हम बात करेंगे तो वहीं पर एक बात रहेगी कि उस काल की जो मुख्य नदी रहेगी वो सिंधु रहेगी और पवित्र नदी रहेगी वो कौन सी रहेगी? सरस्वती नदी रहेगी। कौन सी नदी रहेगी? सरस्वती नदी रहेगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये जो सरस्वती नदी है वो किसके पैरेलल या समांतर बहती थी? सिंधु नदी के किनारे पैरेलल बहती थी। ठीक है, तो यहाँ से बनवाली से अपने को प्राप्त साक्ष्य की बात करते हैं या प्रमाण की बात करते हैं। तो अपने को यहाँ से कौन कौन से प्रमाण मिले थे, साक्ष्य मिले थे? तो हल की आकृति के मिट्टी के खिलौने। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, या मिट्टी का हल हम कह सकते हैं, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल। तो मिट्टी का हल अपने को कहाँ से प्राप्त होता है? मिट्टी का हल अपने को बनवाली सभ्यता से प्राप्त होता है। पीछे हम एक सभ्यता पढ़ के आए थे, कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ के आए थे? कालीबंगा सभ्यता पढ़ के आए थे। वहाँ पर मैंने इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि इन दोनों में फिर क्या हो जाता है, बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है। और कन्फ्यूज दूर करने के लिए अपने को एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिट्टी का हल तो अपने को कहाँ से प्राप्त होता है? बनवाली सभ्यता से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, कास्ट का हल अपने को कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से प्राप्त होता है। कालीबंगा से। कास्ट की नालियाँ भी अपने को कहाँ से प्राप्त होती है? कालीबंगा से प्राप्त होती है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है क्योंकि सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था, मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मिट्टी का हल अपने को कहाँ से प्राप्त हुआ था? बनवाली सभ्यता से प्राप्त हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं जौ, तिल, सरसों। जौ, तिल, सरसों की जो ढेर है, ठीक है, जौ, तिल, सरसों के जो ढेर है वो अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं? बनवाली सभ्यता से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अरिये गलियों का एकमात्र शहर है ये। अरिये गलियों का एकमात्र शहर है ये। तो अपने को ध्यान रखना है, अरिये गलियों का एकमात्र शहर यानी सिंधु सभ्यता में जितने भी नगर अपने को प्राप्त होते हैं वो चौड़ी गलियों के नगर है। अपनी भाषा में बात करें तो इसकी गलियां हैं वो चौड़ी है, ठीक है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा नगर है जो अरिये गलियों वाला है। अरिये का अर्थ होता है संकरा। क्या अर्थ होता है? संकरा, यानी संकरी गलियों वाला ये एकमात्र शहर है सिंधु सभ्यता का, ठीक है।
तो थोड़ा सा ध्यान देना कि बनवाड़ी सभ्यता है वो हिसार हरियाणा के अंतर्गत आती है। इसकी खोज 1973-74 में आर.एस. विस्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आर.एस. विस्ट के द्वारा। इसकी जो नदी है सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे ये, यानी सिंधु नदी के पैरेलल बहने वाली नदी के किनारे पनपी थी ये। इसके जो प्राप्त साक्ष्य हैं, हल की आकृति के मिट्टी के खिलौने, ठीक है। कौन सी मिट्टी के हल का जो चित्र मिला है वो अपने को कहाँ से मिला है? बनवाड़ी सभ्यता से। और काष्ठ के हल मिला है वो अपने को कहाँ से मिला है? कालीबंगा सभ्यता से मिला है। जो तिल सरसों के ढेर अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं? बनवाड़ी सभ्यता से। और ये गलियों का एकमात्र शहर है वो कौन सा है? बनवाड़ी सभ्यता है। उसके बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट सभ्यता, जो हाल ही के दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी रही थी। तो बात करते हैं नेक्स्ट सभ्यता की। नेक्स्ट सभ्यता है, हाल ही के दिनों में कौन सा शहर चर्चा में रहा था? तो आपको पता ही होगा कौन सा रहा था? बालाकोट रहा था। कौन सा रहा था? बालाकोट रहा था। बालाकोट सभ्यता। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बालाकोट सिंधु सभ्यता का एक नगर है। बालाकोट क्या है? सिंधु सभ्यता का एक नगर है जो कराची का एक क्षेत्र है, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा एक क्षेत्र है, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा एक क्षेत्र है पाकिस्तान का, कराची के अंतर्गत है। ये खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस नगर की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1963 से 76 के मध्य। 1963 से 76 के मध्य इस नगर की खोज हुई थी। ये जो नगर था, इसकी खोज करने वाला व्यक्ति था वो था G.F. डेल्फ। G.F. डेल्स या डेल्फ, ठीक है। इस नगर की खोज किसने की थी? G.F. डेल्स या डेल्स ने इसकी क्या की थी? खोज की थी, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो नदी है वो है बिंदार नदी। कौन सी नदी के किनारे है ये? बिंदार नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? बिंदार नदी के किनारे पनपा था ये शहर या ये सभ्यता। नेट में पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ का है कि ये जो बालाकोट था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये जो बालाकोट था ये सिंधु काल में, ये जो बालाकोट था ये सिंधु काल में और किसके लिए प्रसिद्ध था? सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। सीप उद्योग के लिए ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है, क्योंकि पूछा जा सकता है। हाल ही के दिनों में ये चर्चा में भी रहा था। तो क्योंकि सिंधु सभ्यता का यह स्थल सीप के व्यापार के लिए या सीप के उद्योग के लिए ये नगर जाना जाता था। अब बात करते हैं कि हाल ही में ये चर्चा का विषय क्यों बना था। तो आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले एक ऐसा व्यक्ति था जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित था, ठीक है। ऐसा व्यक्ति था जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था और वो चर्चा में आने के पीछे कारण ये था कि बात करते हैं 14 फरवरी की। 14 फरवरी की डेट तो आप ऐसे ही याद रखते हो। तो 14 फरवरी की बात करते हैं और 14 फरवरी को क्या हुआ था भारत में, यानी भारत का एक काला दिन था। भारत का क्या था? ये काला दिन था। हमारे सीआरपीएफ के पुलवामा हमले में, कौन सा हमला हुआ था? पुलवामा हमला हुआ था। पुलवामा हमले में और 45 वीर जवान शहीद हुए थे अपने। कितने जवान शहीद हुए थे? 45 वीर जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले में। और इसी पुलवामा हमले के लिए पूरे देश में
और पूरी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में हमारा गुस्सा था पाकिस्तान के विरुद्ध, या हम कहें आतंकवाद के विरुद्ध। आतंकवाद के विरुद्ध जो गुस्सा था, उस गुस्से को हम लोगों ने 26 फरवरी 2019 को हमारे वीर सैनिक भारतीय एयरफोर्स के जवानों के द्वारा और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, और जिसमें सभी का चहेता चेहरा प्रसिद्ध हुआ था। वो कौन हुआ था? अभिनंदन हुआ था। कौन हुआ था? अभिनंदन हुआ था। ये वही बालाकोट है। ये कौन सा बालाकोट है? ये वही बालाकोट है। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे और भी बता दिए साथ में, तो याद रखना है। पुलवामा हमला 14 फरवरी को हुआ था। हमारे 45 वीर जवान शहीद हुए थे। कितने जवान शहीद हुए थे? 45 वीर जवान शहीद हुए थे, जिसका बदला हम लोगों ने लिया था 26 फरवरी 2019 को। हमारी भारतीय एयरफोर्स बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक करके, और अभिनंदन जो कहाँ पर पाकिस्तान में पकड़ा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने भी उसको किसके आदर सत्कार भारत को सौंप दिया था। ठीक है, उसी के बाद यहाँ फिर दोबारा थोड़ा सा देख लीजिएगा। बालाकोट कराची का खैबर पख्तून क्षेत्र है, उसके पास में ये नगर पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ये एक सिंधु सभ्यता कालीन स्थल है, और 1963 से 76 के बीच G.F. डेल्स के द्वारा यहाँ पर इसकी खोज की गई थी, उत्खनन कार्य करवाया गया था। और यहाँ की एक प्रमुख नदी है, वो कौन सी नदी है? बिंदार नदी है। कौन सी नदी है? बिंदार नदी है। और ये किसके लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। किसके लिए जाना जाता है? सीप उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ये सीप उद्योग के लिए जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट सभ्यता की बात करते हैं, धोलावीरा। धोलावीरा जो कहाँ पड़ता है? कच्छ के अंतर्गत पड़ता है। किसके अंतर्गत आता है? कच्छ के अंतर्गत आता है। और कच्छ की बात करें तो वो कौन से राज्य में आ गई? गुजरात राज्य में आ गई। कौन से राज्य में आ गई? गुजरात राज्य में आ गई थी। धोलावीरा की जो खोज हुई थी 1990-91 में हुई। कब हुई है? 1990-91 में हुई है। और किसके द्वारा हुई थी इसकी खोज? R.S. वेस्ट के द्वारा की गई थी। R.S. वेस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ध्यान देना, सिंधु सभ्यता का धोलावीरा ऐसा नगर है, सिंधु सभ्यता का धोलावीरा ऐसा नगर है, वो कई बार बसा है और कई बार उजड़ा है। कई बार बसा है और कई बार उजड़ा है। अब ये भी ध्यान में रखना कि ये कितनी बार बसा और कितनी बार उजड़ा, तो उसको हम सिंधु सभ्यता के अंतर्गत चरण की बात करते हैं। तो इसमें कुल कितने चरण थे? 7 चरण थे। यानी इसमें कुल कितने चरण थे? 7 चरण थे। ठीक है, कुल कितने चरण थे? 7 चरण थे। यानी धोलावीरा 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा था। ठीक है, तो कुल कितने चरण हुए इसके? 7 चरण हुए। ध्यान रखना कि धोलावीरा का प्रारंभ नगरीय सभ्यता के अंतर्गत होता है। नगरीय सभ्यता, ठीक है, यानी धोलावीरा था, ये नगरीय सभ्यता थी, लेकिन अपने अंतिम 7वें चरण में, अंतिम 7वें चरण में यह नगर नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गया। ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है
ये जो नगर है इसके कुल कितने चरण हैं? 7 चरण हैं। कितने चरण हैं? 7 चरण हैं। और 7वें चरण में क्या हो गया? ये नगरीय सभ्यता से किस सभ्यता में चेंज हो गया? ग्रामीण सभ्यता में चेंज हो गया था। ये अंतिम उसका 7वां चरण है वो नगरीय नहीं रहा था, क्या हो गया था? ग्रामीण हो गया था। ठीक है। उसके बाद में सिंधु सभ्यता के अधिकतर नगर, सिंधु सभ्यता के अधिकतर नगर हैं वो 2 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में। एक दुर्ग टीला था, एक जन सामान्य टीला हम कह सकते हैं, एक पश्चिमी और एक पूर्वी क्षेत्र। दो क्षेत्रों में विभाजित था। लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जो कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। तो ध्यान रखना, इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। धोलावीरा के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक दुर्ग टीला है, यानी जो किस क्षेत्र में था? पश्चिमी क्षेत्र में था। ठीक है। और दूसरा हम बात करें तो ये था जन सामान्य क्षेत्र, जन सामान्य क्षेत्र। अब इसके बीच में एक क्षेत्र था जिसका नाम था माध्यमिका, यानी इसका जो बिचला क्षेत्र था वो किस नाम से जाना जाता था? माध्यमिका। यानी ये 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? ये 3 भागों में विभाजित था। और धोलावीरा सुरक्षित दीवारों से घिरा हुआ था। धोलावीरा किस प्रकार की दीवारों से? सुरक्षित दीवारों से घिरा हुआ क्षेत्र था। ये एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। क्या था? ये एक व्यापारिक नगर था। सिंधु सभ्यता का एक व्यापारिक नगर था। जिस प्रकार से चहुंदड़ो था, चहुंदड़ो भी क्या था? सिंधु सभ्यता का व्यापारिक नगर था। और उसी प्रकार से धोलावीरा भी क्या था? सिंधु सभ्यता का व्यापारिक नगर था। बालाकोट भी एक व्यापारिक नगर था। बालाकोट भी क्या था? एक व्यापारिक नगर था। बालाकोट है वो सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए। स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्टेडियम के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ जो एक सूचना पट्टिका मिली है, सूचना पट्टिका कहें या विज्ञापन पट्टिका कहें, विज्ञापन पट्टिका, ठीक है, सूचना पट्टिका कहें या विज्ञापन पट्टिका कहें, तो ये विज्ञापन पट्टिका है। इस पे कुल 10 अक्षर हमें प्राप्त हुए हैं जो आज तक पढ़े नहीं गए हैं, अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। तो सूचना पट्टिका या विज्ञापन पट्टिका अपने को कहाँ से प्राप्त होती है? धोलावीरा से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? धोलावीरा से प्राप्त होती है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होती है? धोलावीरा से प्राप्त होती है सूचना पट्टिका या विज्ञापन पट्टिका। फारस की मोहरें प्राप्त हुई है। कहाँ की? फारस की मोहरें। अब ध्यान देना, कहीं से किसी प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं या मोहरें प्राप्त होती है जो विदेशी हैं, यानी कहीं से किसी प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं या मोहरें प्राप्त होती है, तो इसका सीधा सीधा एक ही अनुमान लगाया जाता है कि ये सभ्यता फारस में पनपने वाले लोगों या फारस में विकसित होने वाली सभ्यता के समकाल रही होगी, या फारस के लोगों के साथ इस सभ्यता के लोगों के यानी धोलावीरा सभ्यता के लोगों के क्या थे? संपर्क थे। इसी कारण वो मोहरों का जो आदान प्रदान हुआ है वो संपर्क के कारण ही हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में विशाल जलाशय। और वैसे भी सिंधु सभ्यता का ये जो नगर है धोलावीरा, ये अपने जल प्रबंधन के लिए विश्व में प्रसिद्ध था, क्योंकि इसकी एक अद्भुत जल प्रबंधन प्रणाली है। जल का संचय करने की जो प्रणाली है, जो उनकी रूपरेखा है, वो विश्व भर में क्या थी? उस काल में भी प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो ये विशाल यहाँ का जलाशय प्राप्त हुए हैं और यहाँ की जल प्रणाली है वो अद्भुत थी, लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली एक यहाँ की प्रणाली थी। जल को इकट्ठा करना, संचय करने की प्रणाली थी। तो विशाल जलाशय भी अपने को कहाँ से प्राप्त होता है? धोलावीरा से प्राप्त होता है। जल दोहन प्रणाली यानी जल का संचयन करने वाली प्रणाली, जल दोहन प्रणाली
जल दोहन प्रणाली यहाँ की क्या थी, प्रसिद्ध थी। ठीक है, उसके बाद में अद्भुत बांध निर्माण कला, इनके बांध बनाने की भी क्या थी, एक अपने आप की कला थी, अद्भुत बांध निर्माण कला, अद्भुत बांध निर्माण कला, ये भी इन लोगों की क्या थी, अपने आप में विश्व विख्यात थी। तो हम लोगों ने अध्ययन किया है धोलावीरा। धोलावीरा जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है, कच्छ गुजरात के अंतर्गत आता है। इसकी खोज है वो 1990-91 में हुई थी, RS विस्ट के द्वारा की गई थी। इसके कुल कितने चरण हैं, 7 चरण है। कुल कितने चरण हैं, 7 चरण है। ये अपने अंतिम 7वें चरण में नगरीय सभ्यता से और किस सभ्यता में तब्दील हो गया था, ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गया था। यहाँ का जो क्षेत्र है वो 3 भागों में विभाजित है, दुर्ग टीला है, मध्यमिका है और जन सामान्य क्षेत्र है। यहाँ पर ये एक व्यापारिक नगर था, ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। यहाँ के स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, अद्भुत बांध निर्माण कला है, जल दोहन प्रणाली यहाँ की अपने आप में अद्भुत थी और विशाल जलाशय यहाँ से प्राप्त हुए हैं, एक सूचना पट्टिका यहाँ से प्राप्त हुई है और धोलावीरा नवीनतम नगरों में गिना जाता है। सिंधु सभ्यता के किन नगरों में गिना जाता है, नवीनतम खोजों में धोलावीरा का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद में ये भी ध्यान देना कि भारत के अंतर्गत क्षेत्रफल की दृष्टि में वर्तमान में धोलावीरा सबसे बड़ा नगर है। वर्तमान में धोलावीरा क्या है, सबसे बड़ा नगर है। और आगे हम जाके रंगपुर की भी बात करेंगे। जब तक धोलावीरा की खोज नहीं हुई थी, तब तक रंगपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान में धोलावीरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है सिंधु सभ्यता का भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, जिस भी स्टूडेंट ने जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हमारा कोई नई क्लास आएगी उसके अंतर्गत और आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारा अंतिम तक यही ध्येय रहेगा कि हम लोग आपको किसी भी प्रकार से अधिक जानकारी इकट्ठी करते रहे। इसी के साथ ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।